आप लोगों से जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी मॉडर्निटी के ऊपर, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस ऑन मॉडर्निटी एपिस्टेमोलॉजी के, उसके बाद आप लोगों को किसी ने कुछ और सिखाया है, पढ़ाया है? लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट अदर नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन द मीन टाइम ऑन दिस इशू, ऑन फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ मॉडर्निटी और मॉडर्न फिलोसफी। साइंस की हिस्ट्री की वो पढ़ाई है, और साइंटिफिक मेथड के हवाले से कि रेनेसांस से लेकर 19th सेंचुरी तक साइंटिफिक मेथड डेवलप हुआ है, उसमें क्या क्या। चले फिर ये मतलब मैं साइंटिफिक मेथड पे इतनी बात नहीं करूंगा, वो आप जो है ना इन लोगों को फिर अलग से अगर अभी आपको टाइम मिले, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में साइंटिफिक मेथड का तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो मैंने इतना कवर नहीं किया है अपने नोट्स में। बट अगर बीच में कोई सवाल आया, अगर आप लोगों को स्पेशली दानिश के साथ जो डिस्कशन में है उसके ऊपर कोई सवाल आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एनीवे, तो देखिए, अभी मुझे ये बोला गया था कि हमारा जो लिक्विड मॉडर्निटी, ये कौन पढ़ा रहा है लिक्विड मॉडर्निटी? किताब ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिगमंड बाउमन की किताब है, जिन्होंने भी ये लिखा है, आयशा इनका नाम है। ये जहां से भी पढ़ रही है, इट्स अ गुड बुक from he's a philosophical sociologist. I would recommend it for anybody who wants to read this kind of stuff. Anyway, so अब ये जो मुझे जो डिस्कशन बताया गया था आज का, वो ये है कि we need to sort of understand what is postmodernism. हाँ, so I was told that I have to sort of talk about what is postmodernism and how do we get from modernity to postmodernity. अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ना, ये इस इशू के डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, स्पेशली कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। बट आई वाज टोल्ड बाय सिद्दी रिजवान कि ये जो है ये बाद में जाके थोड़ा सा और हमें टाइम मिलेगा कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। सो टुडे अगेन आई विल स्टिक विद द फिलोसॉफिकल साइड, एंड दिस कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, but inshallah कोशिश करते हैं, and let's see if I'm able to help you understand it. What I have been telling you so far of philosophical side of modernity, उसके अंदर हमने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, एटलीस्ट मैंने जो मुझे जो याद है हिस्ट्री बताई थी थोड़ी सी आप लोगों को। मैंने उनका फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग फॉर सर्टेनिटी, इस चीज़ के बारे में बताया था, राइट? इफ यू गाइज रिमेंबर for example, Descartes was a guy with whom we often date the beginning of modern philosophy. In that, the method of philosophy can be said to have changed slightly. It was explicitly marked by a search for absolute certainty and the emphasis on method. Having the right method will get you absolutely certain and absolutely objective knowledge. ये idea जो है ये बहुत ज़्यादा emphasize किया गया था in modern period. The division between modern and postmodern is not clear. ठीक है, exactly where it lies. Nobody really will buy this, depending on who you are and what kind of stuff you study. Just like beginning of modernity कहाँ पे होती है, कैसे होती है, वो वाली जो बहस है वो अभी भी modernity और postmodernity के दरमियान भी रहेगी. Also, so I will take a very specific position on this, and depending on somebody's background, it will sort of go that way. So I obviously am interested in the philosophical side. So I will say something to the effect that basically around late 19th century, late 1800s, that is when I would say philosophical post-modernity begins. Along with that, I would say post-modernity, actually अभी यहीं पे इसको छोड़ते हैं. Come back to the notes. The notes मैंने ऐसे शुरू किए हैं कि आपको ये समझाने की कोशिश की है कि modernity के अंदर you have to understand modernity as like double sided. ठीक है? So imagine a coin. On the one side, जिसके ऊपर हमने पहले डिस्कशन की थी, you have that idea of searching for certain knowledge, certainty. ये वाला आइडिया बहुत ज्यादा emphasize किया जा रहा है. On the other side, the flip side of the coin is going to be, along with this search for certainty, you will also see an increasing rise in skepticism, or if not necessarily a rise in skepticism, but while people are talking about searching for certainty, absolute certainty, that's much better. Because I feel like I'm talking to people as opposed to talking to a screen. Okay, so मैं ये कह रहा था कि there are two sides to it, right? One side is your search for objectivity, and the other side is going to be
increasingly there will be a kind of skepticism that will also come about the search for certainty. ठीक है? अब इसके अंदर ये अप्रिशिएट हमें करना है कि ये जो स्केप्टिकल साइड साथ साथ चल रही है, ये पहले थोड़ी सी दबी हुई रहेगी, फिर कुछ लोगों के साथ, कुछ फिलोसोफर्स के साथ आके ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगी, और जब ये एक्सपैंड करेगी तो दैट इज बेसिकली व्हाट विल इवेंचुअली बिकम व्हाट वी कॉल पोस्ट मॉडर्निटी. ओके, and if some of you have from previous experience gathered some understanding of what post modernity is, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, तो अभी उसको जरा साइड पे रखिएगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. वो वाले सवाल जो है ना मेरे बाद में लेके आइएगा. राइट नाउ जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, डोंट कोरिलेट इट विद एनीथिंग एल्स दैट यू नो. सो ये जो दो साइड्स ऑफ द कॉइन है, एक ही कॉइन है, इसको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं और देखें वो किस तरह से प्ले आउट होगी. ठीक है, तो हमने डेकार्ट के बारे में कहा था, 16th सेंचुरी फिलोसोफर जो कि मॉडर्न फिलोसफी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है एक तरीके से. वो ये कहेगा कि जी ही वांट्स एब्सोल्युटली इंडुबिटेबल, यानी कि अनडाउटेबल ट्रूथ्स फ्रॉम विच टू बिगिन एंड ऑन विच टू बेस हिज फिलोसफी. सो उसी की तलाश में वो कहेगा कि वो कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जिसको मैं कोई डाउट नहीं कर सकता. वो फाउंडेशन है कि आई एम थिंकिंग, वेदर आई एम thinking, whether I'm doubting, whether I am questioning, whether I'm believing, whatever I'm doing, I exist. So that is something that cannot be denied. This is absolutely true. Okay. So he will begin with his I think therefore I am वाला project. अब इसके अंदर मसला ये होता है कि एक जगह पे तो वो ये स्टार्ट करेगा I think therefore I am, और वो कहेगा, उसको ये लगेगा कि he's found something absolutely indubitable, cannot be doubted. But also on the other hand, he will develop a picture of this world around us in such a way that it will look like a very strange space to us. So for example, you know, our common sense belief seems to be that there are lots of different kinds of things in this world. He will say, no, there are not multiple kinds of things in this world. There are only two kinds of things. One is mind, the other is matter. Okay? Mind is what I am, matter is the rest of the thing. Okay? But then the question arises, acha, wait, if you're saying something which sounds very strange, it makes me doubt what I already know of this world, that there are many kinds of things. You know, the philosophical interlocutors जो उसके थे, उन्होंने उससे पूछा कि भाई, so how do you explain mind and matter? अगर आपने कह दिया कि वो दो totally मुख्तलिफ चीजें हैं. Mind is non-spatial, मतलब वो space में ट्रैप नहीं है, और जो matter है वो space में है. तो ये दो चीजें इंटरैक्ट कैसे कर रही हैं, राइट? मतलब they pointed to him and he pointed to himself as well and he said I am a combination of mind and body, mind and matter. उन्होंने कहा भाई इसका how are these two things interacting when they are qualitatively so different? Okay, one is spatially extended, the other one is not. One is thinking, the other is not thinking. कोई उसमें कोई रब्त और ताल्लुक नहीं है, तो ये इंटरैक्ट कैसे कर सकती हैं? He didn't really have an answer to that. Right, so that generates a certain kind of skepticism or doubt. The world that I see around me is not the same kind of a world that I thought it was once you go through Descartes' philosophy. So उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि yes, we believe we found something that we can stand upon and say यार ये absolutely certain है, but उसके साथ और जो उस philosophy से और जो चीजें निकल रही हैं, उसमें डाउट ये आ रहा है कि जो दुनिया को मैं देख रहा हूँ, दुनिया वैसी तो है नहीं जैसा मैं पहला तसव्वुर लेके आया था before I started reading Descartes, right? अगर ये एग्जाम्पल थोड़ी सी मुश्किल है, टेढ़ी है, लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल. Again, this one I hope is probably the easiest one for you guys to appreciate with no philosophy background as well. Locke एक बंदा था, he is like a successor to Descartes. He was an English philosopher, Descartes was a French philosopher. Locke came up with these ideas, right? He called them the primary qualities and the secondary qualities. He said the world that I see in front of me, उसके अंदर जो है there are certain primary qualities which I know belong to the world outside of me. They are independent of my mind. Whether I exist or not, those things will always exist. But then there are secondary qualities that will not exist, that are mind dependent. So for example, you know, I mean, this is something you guys can appreciate readily. Consider the qualities such as color and taste. अगर मैं light change कर दूं, imagine the spectrum of light, मतलब आप लोग जिस लाइट को हम लोग आदत है हमें, वो उस लाइट की उस फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं. लेट्स से मोनोक्रोमैटिक लाइट हो, एक कलर की लाइट हो, रेड लाइट हो हर जगह. Obviously the color of the objects around us will entirely change, right? So the point is that the color is not such a thing which belongs to the object. Color
is the result of multiple things interacting. You know, जो color blind जैसे लोग होते हैं उनको वो वाली colors नजर नहीं आते जो आपको मुझे नजर आ रहे होंगे. So the point is कि it's not something in the object, but then you compare it with what he thought were primary qualities such as weight, length, mass. He said these are things that belong to the object and they cannot be doubted. They are always there in the object. अब इसमें भी देखें क्या हो रहा है, दोनों फ्लिप साइड साथ साथ आ रही हैं. On the one hand, you are very sure about your certain knowledge of certain things. On the other hand, you're not sure about your knowledge of other things, and you're not really as certain about them as you thought you were before, right? अब आप ये नहीं कह सकते कि this thing is black. Rather, the statement will have to be this thing under XYZ conditions, right? Light, the perceptual apparatus that the human being brings, all of those things. When all of those things are in place, then something is black or green or whatever. Okay. तो कहने का मकसद ये कि वो दोनों फ्लिप साइड साथ साथ चल रही हैं. अब यही आइडिया जो है ना, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी, बाय द टाइम यू गेट टू समबडी लाइक इमानुएल कांट, नाउ ही इज अ जर्मन फिलोसोफर, उसके हाथ में आके ये चीज बन जाएगी. ही विल कॉल दिस थिंग, मतलब वो जो प्राइमरी क्वालिटीज है वो उनको भी दुनिया से हटा देगा. वो कहेगा कि दिस इज ऑल अ गेम ऑफ माय माइंड इज पुटिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड. सो फॉर एग्जांपल ही मेक्स दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द थिंग इन इटसेल्फ, राइट, और व्हाट ही कॉल्स द थिंग इन इटसेल्फ को कहता है नूमना. ही कॉन्ट्रास्ट दैट विद द फिनोमेना और द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस. तो वो ये कहेगा कि देखिए जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है जो आप और मैं शेयर करते हैं, जैसे हमें लगता है कि दुनिया में बाहर चीजें रखी हुई हैं स्पेस के अंदर, या टाइम एक चीज है जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये देयर इज नो ऑब्जेक्टिव स्पेस और टाइम एज सच. द वर्ल्ड इन इटसेल्फ और द नूमिनल वर्ल्ड, यानी कि द वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उस दुनिया के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो दुनिया जो है वो स्पेस के अंदर है. आप आंखें इमेजिन करें, सारी की सारी दुनिया में से लोग खत्म हो गए. He would say, I have no idea what the world will look like now. You cannot say anymore वो जो दरख्त है वो दरख्त रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है ना कि दरख्त जो है वो स्पेस के अंदर है. दरख्त है आगे, पहाड़ है पीछे, right? He would say, no, space is a thing that your mind, it's the term that he uses is a form of sensibility. It's a form of intuition through which your senses understand things. So वो ये कहेगा कि that thing is not in the objects in the world, but it is my mind puts the space in there, right? तो वो ये स्पेस के बारे में कहेगा, वो ये टाइम के बारे में कहेगा, बहुत सारी चीजों के बारे में कहेगा कि भाई ये हमारा माइंड जो है, द ह्यूमन माइंड पुट्स दीज थिंग्स इन, लाइक इमेजिन आपकी सेंसेस के ऊपर ना मतलब एक तरह का बौछार हो रहा है, हर चीज जो है वो बाहर से आके दुनिया आपसे टकरा रही है, हमें कुछ नहीं पता वो क्या है. उस डिसऑर्डर, उस केओस को सेंस बनाने के लिए हमारा माइंड जो है स्टार्ट्स एक्टिंग, right? It starts detecting patterns. I'm sure you guys have seen some of those experiments in psychology वगैरह. They'll put different pictures in front of you. No, right now I'm talking about Kant, but this is a direct development of the idea of Locke. So it's basically, you know, you can kind of run them together. So Kant will say that, bhai, all of these things are basically generated by our mind. As I was telling you, that the examples that you can see in psychology, kabhi wo aapko battakh lagti hai, kabhi wo kisi ki shakal lagti hai, you know, those kinds of things. Ke your mind is the one which is constantly switching back and forth. Sometimes you don't even understand how it's working, but it is doing that, right? So he would say that that's kind of what's happening. The world is sort of bombarding our senses, and our mind finds ways of organizing this matter through space, through time, etc., etc. And उसके अंदर अब दोबारा वही मैं मतलब ये सारी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप अप्रिशिएट करें कि ऑन द वन हैंड यू हैव सर्टेनिटी, बट ऑन द अदर हैंड यू आल्सो हैव सम काइंड ऑफ डीप स्केप्टिसिज्म अराइजिंग. सर्टेनिटी किस चीज के ऊपर है? क्योंकि कांट का पूरा प्रोजेक्ट क्या था जी, साइंस को जो है ना वो बचाना है. क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने न्यूटोनियन साइंस को वो बचाने के चक्कर में हराए, क्योंकि उसको फिक्र ये थी कि न्यूटोनियन साइंस ये कह रही है कि भाई दुनिया में हर चीज लाइक अ बिलियर्ड बॉल, उसके अंदर हमारी ह्यूमन फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी. We will also become like objects in the world, right? तो उसको वो किस तरह से उसने बचाया, that's not important for your purposes, but उसका एक नतीजा ये निकलेगा कि वो ये कहेगा कि while we are sure of our mental categories, ठीक है, intuition of space is not something illusory. आप मैं दुनिया में सारे लोग ये शेयर करते हैं और हम इसकी बाकायदा साइंस बना सकते हैं. हम इसकी मतलब स्पेशल रिलेशनशिप्स की साइंस जो है उसका नाम है जियोमेट्री.
वो कहेगा कि पूरी की पूरी ज्योमेट्री की साइंस डेवलप हो सकती है, मगर हम ये नहीं कह रहे जब हमें ज्योमेट्री पता चली कि हम दुनिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम सब अपने माइंड की रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस को समझ सकते हैं। तो एक साइड पे क्या हुआ भाई, ज्योमेट्री तो सिक्योर हो गई, ठीक है, विच इज वेरी बेसिक टू डू एनी काइंड ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आप में से अगर कोई फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन टाइप के लोग हैं जिनका बैकग्राउंड है उसमें, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सच, मतलब बेसिक चीजें ज्योमेट्री के बगैर आप वो कर ही नहीं सकते। तो ज्योमेट्री आपने सिक्योर कर ली, आपने एक तरह से साइंस भी सिक्योर कर ली, बट मसला क्या हुआ साथ में, यार दुनिया तो वो नहीं है जो मैं समझ रहा था कि भाई मैं आंखें बंद करूंगा तो ये दुनिया वैसी की वैसी रहेगी, ये तो अजीब ही कोई कहानी निकल आई इसमें से, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से ये दो आपको मैंने एग्जांपल्स दी, बल्कि रात 3 दे दी हैं। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल कंसिडर कर लें जिसको जिसको जवाब में कांट ने दोबारा लिखने की बहुत सारी कोशिश की थी। एक बंदा है ह्यूम, ही वाज अ स्कॉटिश फिलोसोफर। उसने बेसिकली द आइडिया ऑफ कॉजेशन, ठीक है, उसने कहा कि यार कॉजेज वॉजेज कोई चीज नहीं होती है, ऑल दैट देयर इज कोरिलेशन एट बेस्ट। और हमें जो है ना, जब हम बार बार चीजें देखते हैं एक के बाद एक होते हुए, हमारे जहन में ये तस्वर आ जाता है कि ये एक दूसरे को कॉज कर रहा है, हालांकि हम कुछ नहीं देख रहे होते सिवाय इसके कि एक पहले हुआ दूसरा बाद में हुआ। एक्चुअली कार्ड इसमें भी जाके मसले डालेगा, कहेगा कि आपको ये नहीं पता कि पहले कैसे हुआ, आपके माइंड ने पुट किया, चीजों में नहीं हो रहा है, ये आपका माइंड था। खैर, द बिगर पॉइंट ओवर हियर इज दैट समबडी लाइक दैट ह्यूम विल बेसिक नोशंस ऑफ साइंस, ठीक है, उसके अंदर भी इतना फड्डा उठाएगा, इतना फड्डा उठाएगा कि ही विल से कि causation is no objective knowledge. Causation is like a reflex your mind comes up with, which is there because of custom, because of evolution. अगर आप लोगों ने अगर आजकल देखा हो, वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं by the evolutionary advantages it gives you, right, to develop as a species, to flourish as a species. So Hume also kind of talked about it in the same way. He said primitive man को जब आग से चोट लगी तो उसने देखा बार बार चोट लग रही है, वो दूर रहना शुरू हो गया, तो उसने फिर कॉज बना लिया अपने जहन में कि यार ये जो है ये इस चीज से दूर रहो, क्योंकि इससे जो है वो मुझे चोट लगती है। तो ये मेरे जहन के अंदर आइडिया आया कि ये कॉजेशन है कोई, कि फायर जो है वो कॉजेज हर्ट, राइट। सो इट्स जस्ट योर माइंड पुटिंग दिस इन। एनीवे, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्लिप साइड इतनी नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट that skepticism is kind of a thing which is running along in modern philosophy. It's the underbelly, if you understand this phrase. मतलब वो एक छुपी हुई सी चीज है जिसको ऊपर सामने नहीं लाया जा रहा और बाहर नहीं जा रहा, but it is there with them all the time. And many of these people, specifically ये जो बहुत ही famous example है, Humean skepticism को जवाब देने के लिए कांट लेके आया था कुछ और, मगर he thought उसने skepticism को refute कर दिया, मगर एक नई किस्म की skepticism उठ गई। उसको रिफ्यूट करने हेगल आया, वो मैं आपको समझा नहीं रहा, बट आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बंदे की सर्टेनिटी जो है उसको अटैक मिलता है कहीं और से, उस स्केप्टिसिज्म को बचाने के लिए कोई और बंदा सामने आता है, वो बचा लेता है, अपने जहन में तो बचा लेता है, मगर उससे एक और स्केप्टिसिज्म अराइज करती है, फिर ये बार 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 ये खेल जो है ये मॉडर्न फिलोसफी में चला जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले जो नैरेटिव मैं आपको दे रहा हूं ना कि अंडर बेली ऑफ मॉडर्न फिलोसफी इज स्केप्टिसिज्म, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अप्रिशिएट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस जनरल नोशन कि जी मॉडर्न फिलोसफी जो है वो तो सिर्फ रिलीजन को अटैक करती है, वो जो है वो सिर्फ मतलब साइंस के नारे बुलंद करके उसने जो है वो दीन को फारिग कर दिया। टू गिव यू एन एग्जांपल, ह्यूम जो ऐसा बंदा था, ठीक है, ह्यूम ने मिरेकल्स के अगेंस्ट मतलब काफी अच्छी आर्गुमेंटेशन की है। Basically, I mean, I'm not going to go through the argumentation because it's complex, but the bottom line is he will end up saying that the probability of believing in a miracle is so low, okay? Especially you're not really believing in a miracle, you're believing in the report of a miracle. Somebody has told you about a miracle. The probability of that being true is so low that there's no point in like even believing this. I mean, to believe it would be stupidity, right? Something to that effect. मैं simplify कर रहा हूँ, but so you see a lot of people will appreciate this thing about modern philosophy very easily, especially people like us living in Pakistan, coming from our Muslim cultures or the developing world cultures, because this side of modernity was used by colonialism, right, to say to native religions, मतलब हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में हिंदो पाक के अंदर, अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर जो नेटिव्स थे उनके ऊपर, आपके ईस्ट एशिया, पूरी दुनिया के अंदर जब कॉलोनाइजेशन फैली है, उन्होंने ये बार बार साइंस को यूज करके बोला है
कि जी आप लोग की तो नॉलेज बिल्कुल ही फारिग है, आप लोग की नॉलेज जो है वो स्टूपिड है, basically to that effect, and they have said don't believe in that. So we as a cultural phenomena, we know that side of modern philosophy very well, that it is attacking traditional forms of knowledge. What we don't remember and what we don't seem to keep in mind as much is modern philosophy अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा attack करती है, right? And this is unfortunately a legacy not just of colonialism, क्योंकि उन्होंने वहां पे साइंस का डंडा आप लोगों को ना इस तरह से समझे कि वो वहां पे आके डेकार्ट के बारे में, न्यूटन के बारे में बहुत ज्यादा बताते थे, मगर ह्यूम के बारे में इतना नहीं बताते थे कि भाई उन्हीं सारी चीजों पे जिसके ऊपर आप अपनी यूरोप की सिविलाइजेशन को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर से भी तो क्रिटिक हो रही है. व्हाई डोंट वी अप्रिशिएट दैट? They won't talk about that. Similarly, Muslims started reacting to science. आप मतलब, for example, you look at even somebody like Iqbal. Iqbal is very impressed by a certain notion of science, but he seems to be somewhat oblivious. I mean, it's impossible that he was, because he must have studied it, being in Germany. But he at least doesn't talk about it as much. The skeptical tradition within Europe of modern foundations of science. So ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, and this is important because in a way it also rehabilitates, if you know what I mean. It makes you realize, similar to the ban on the microphone, ये I have no idea आप किसकी बात कर रहे हैं. ये आप मतलब मेगाफोन जो मस्जिदों से अजान दी जाती थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये वाला इशू है? अच्छा, आई डोंट नो आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट Q&A में इसको देख लेंगे. फराज आई थिंक आपका नाम है. थैंक यू. मैं भूल गया क्या कह रहा था. ह्यूम itself is a modern philosophy, उसको appreciate नहीं करते हैं. इकबाल के ऊपर. Yes. So people like Iqbal will also not appreciate this, and I think unfortunately this is something that, again, my क्या कहते हैं उसको यार, वो जो लैटिन अमेरिकन वो पार्टीज होती है ना, एक चीज होती है, उसको मारते हैं, आप फाड़ते हैं बच्चों की सालगिरह पे, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, बट इट्स लाइक Parvez Hoodboy is my guy that I like to slap all the time, at least piñata exactly. तो ये वो मेरा पिनियाटा, उसको पीटने में मुझे बहुत मजा आता है. ये इन्हीं का नतीजा है. वो बार का मगरबी फलसफा. भाई आपने मगरबी फलसफा जो है वो आधा पढ़ा है, आधा भी क्या मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, because you don't know all the criticisms that are coming of this from within the modern philosophy. So it's important to appreciate that. But specifically for our purposes today, right now, for this class, this skeptical side, when it blows up, when it becomes big, right? When its challenges do not remain the underbelly, they kind of become, अगर आप लोगों को मेरी तस्वीर नजर आ रही है, I don't know आप लोगों के सामने क्या है, but जब वो साथ में चलना शुरू होती है ना, then it becomes what we would call postmodernism, okay, or postmodern philosophy. अच्छा, अब मैंने जो ये काफी आपको मिनिमल सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसके अंदर the social and the cultural aspects, उसके बारे में मैंने अभी फिलहाल कोई बात नहीं की है, but just to give you a sense कि social and cultural factors are also important over here in the rise of modern philosophy. Why? Again, modern philosophy, especially its scientific side, especially its search for objective knowledge wali side, that aspect of modern philosophy which says we have discovered the truth. ठीक है? वो एक बहुत ही famous mathematician था, Laplace. I think मैंने आप लोगों को उसकी example पहले भी दी होगी. Laplace said something to the effect कि give me all the variables of this world and I can figure out what this world will do till eternity. ठीक है? There is no need for God. उसको एक मतलब French king ने बुला के पूछा था कि भाई, so where is God in your hypothesis? So he said, I don't have any, my system has no need for God, right? So if you only look at that scientific search for objectivity wali side of modern philosophy, that thing is also deeply connected with colonization, as I've been saying throughout. ये दोनों चीजें, they went hand in hand, right? You needed to have lots of confidence to show up at a certain place and say, this whole civilization is useless. Macaulay ने जो पाकिस्तान मतलब इंडिया के बारे में कहा था कि पूरी इंडिया की किताबें जो हैं वो ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है, राइट? यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एरोगेंस इन यू कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी नॉलेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये दोनों साथ चलती हैं. मगर होगा क्या सोशली और कल्चरली, right? This European modern civilization, this will suffer some major setbacks, and these are the socio-cultural factors
that will also give rise to a deep kind of skepticism about not just European civilization, but its claim to objective knowledge within postmodernist circles. So, what are the examples that I'm looking at? World War I, World War II, Holocaust, the brutalities of colonization जब उनको नजर आना शुरू होगा कि हम लोगों ने करा किया है, मतलब अफ्रीका में लोगों को किस तरह से मारा है, खत्म किया है, मतलब लैटिन अमेरिका के अंदर किस तरह से मतलब पूरी सिविलाइजेशंस को तबाह बर्बाद कर दिया, राइट? जब ये ब्रूटैलिटीज उनको नजर आना शुरू होंगी और फिर स्पेशली जब डीकोलोनाइजेशन की वेव आना शुरू होगी 40s में, 30s में, मतलब 20s वगैरह से तो वैसे ही शुरू हो गया था नारेबाजी, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स बाद में भी हैं, बट दिस इज all of this stuff is going to shake Europe from inside, ठीक है? And in that shaking, it's not just that their political power is being questioned, their folks sitting within Europe will also start questioning the epistemological foundations on which that civilization was created, specifically modern philosophy. This is something analogous to, अगर आप लोग मतलब you know मुसलमानों को, especially आजकल के मुसलमानों को जो हमारे पाकिस्तान में भाई हैं, उनको ये बहुत फिक्र रहती है जी, देखें मतलब इस्लाम की जो है वो अगर खुदा का दीन है तो उसको तो फाते होना चाहिए था ना, तो हम कैसे जो है ये अब लॉस ऑफ पावर बर्दाश्त कर सकते हैं एज मुस्लिम्स, राइट? सो दिस आल्सो एज यू नो ऑल दीज पीपल सॉर्ट ऑफ डेल्ट विद दिस एंजाइटी कि जी अगर खुदा ने हमसे वादा किया है कि ये दीनुल हक है, ठीक है, तो हमें होना चाहिए था पावर में। जब मुसलमानों से पावर ले ली गई थी कॉलोनाइजेशन में, this was an anxiety that a lot of Muslims suffered from as well, कि यार जी हमारी जो है वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो गई है, so there must be something wrong and there must be some kind of reform that we need to engage in, right? So मतलब in Turkey there are lots of different kinds of reform movements that you will hear about that came about because of the shock of colonization or the destruction of the civilization. So something similar is going to happen within Europe. Unfortunately, nobody from the outside was really destroying them. They were eating themselves up by themselves, right? So Europe खुद ही आपस में इतना लड़ा झगड़ा हुआ. But खैर, अगर आप लोगों को कभी intellectual history type चीजें और करा रहे होंगे तो then we can discuss this issue more. Let's go back to the epistemological discussion. So far बात समझ में आ रही है? कोई सवाल है? So भाई, what is postmodernist philosophy? इसको मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि full blown skepticism. इसको एक और बड़ा थोड़ा सा फैंसी नाम दिया जाता है, which is hermeneutics of suspicion. hermeneutics क्या होती है? किसी को पता है? Other than Zoha Naeem? किसी को? Hermeneutics is basically another fancy word for, it comes from a Greek word Hermes, which was the god of, you know, वो जो humans और gods के दरमियान आप समझे उनका वो था, जिब्राइल था, मैसेजेस लेके आता जाता था, ठीक है? Hermes उसका नाम था, and Hermes से आया है this issue of interpretation. Okay, so hermeneutics can be broadly translated as interpretation. So आप इसको समझे, branch of knowledge that deals with interpretation, especially of the Bible. ये आपने जो भी आयशा, very nice, a good dictionary definition. Hermeneutics of suspicion से यहाँ पे क्या मुराद है कि हर चीज को तशवीश, शक, ठीक है, इसको अरबी में अगर आप ऐसे अगर आप लोग कभी पढ़ेंगे ना, अक्सर पोस्ट मॉडर्निज्म को वो ट्रांसलेट ही करता है, तशकीक, फलसफा तशकीक, मतलब इस तरह से उसकी बात की जाती है। तो सस्पिशन से यहाँ पे मुराद ये है कि दे आर वेरी क्रिटिकल, दे आर वेरी स्केप्टिकल, दे आर वेरी इंटेरोगेटिंग of certain claims, especially claims that are going to claim that the claims that are going to say that they have achieved certainty, ultimate truth, objectivity. इस तरह की चीजों का जब भी कोई दावा करता है, you can expect postmodernists will sort of focus on that and go after it and say, okay, really, if you think you can make these claims, let's see whether you can sustain these claims. Okay. So this is another right description that I'm giving you of postmodernist philosophy. First one was skepticism, full-blown skepticism. Second one was just a fancy term, but same idea, hermeneutics of suspicion. Third one, basically critical or interrogatory towards claims of certainty or ultimate truth, objectivity. अब इसके अंदर कौन कौन से बड़े नाम है? काफी सारे बड़े नाम है। उसके अंदर मैंने अभी 2-3 जो है उनको हाईलाइट करा है, बिकॉज आई थिंक आप लोगों ने शायद
I know some of the instructors who are teaching you, they probably have mentioned them as well. Derrida हो गया, Lyotard हो गया, Foucault हो गया, उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, and this is a very, so think of it like I was saying, it's the end of the 19th century, so late 1800s. उस जमाने में एक बंदा था जिसका नाम मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, नीचा. Nietzsche was like this sort of a prophetic figure, prophetic not in the sense कि उसको कोई इल्हाम हो रहा था, but prophetic in the sense के he kind of saw the anxieties that Europe will suffer from, epistemological and cultural crises that Europe would suffer from, and उसने जो है वो बहुत सारी चीजें in motion start की हैं, but ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं आप ये समझे, these people all die from the 80s and from the 80s to the first decade of the 2000s. Right, so this is the most recent sort of phenomena of philosophy. Or Derrida is a French thinker. He's actually a Jewish figure who was born in Algeria, because Algeria used to be a colony of France and then moved to France. Lyotard was a French figure, and Foucault was also a French figure. आप जितना पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादातर अक्सर फ्रेंच नाम्स नजर आएंगे, and depending on who you're studying with, somebody might even make this accusation, and there you'll see articles of this sort कि basically postmodernism जो है वो एक French fad है. Basic, it's like people trying to be fashionable, like how the French are fashionable. So ये philosophy में भी हो रहा है. I don't think that's really true, because America, like English speaking world के अंदर भी आपको काफी सारे नाम मिलेंगे important किस्म के जो postmodernist tendencies दिखाते हैं, और nobody really takes this name. Okay, actually I should tell you a little about this. The word postmodernist itself, मुझे साल exactly याद नहीं है, but I think it was 79 or something, जिसके अंदर लियोटार्ड ने ये एक किताब लिखी थी, ठीक है. उस किताब के अंदर उसने ये टर्म यूज किया था, कि the condition that we are in is the postmodern condition. वो जो अपने टाइम्स थे उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा था. तो वहां से ये टर्म शुरू हुआ है. Derrida, for example, will never ever admit to being a postmodernist. Right? So these people have different names. Foucault also will disown this title. So ये title जो है ये commentators ने दिया है लोगों को. इन लोगों ने से किसी ने खुद ये title नहीं लिया है. But मैं ये कह रहा था कि English speaking world के अंदर आपको कुछ लोग मिलेंगे. एक रिचर्ड रॉटी काफी मशहूर नाम है. So just to tell you a little bit about my personal associations, Richard Rorty was he became famous at teaching at the university where I studied philosophy. Even though he was not there when I was there, but I studied from a student of his, and like uska influence could still be felt because he was such a big name, one of the biggest names in the world of philosophy in the English speaking world. Richard Rorty is an English speaking guy. Then you have William James, who's another earlier American figure. आप लोगों ने अगर कभी साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन इस तरह की चीजें पढ़ी कि आप समझे कि he was the founding figure of that field. Also अपने आप को वो he used to get sort of make himself known as a pragmatist. That was a term that they preferred using. But William James was basically around during the first half of the 20th century. Gadamer, a German figure, he lived. I mean, he saw the whole century. He lived. Basically, I think 102 years or something. Died in early 2000s. So, मतलब कहने का मकसद ये है कि while I am also focusing more on the French thinkers, don't think it's just your French thinkers who are talking about this. Lots and lots of people have taken similar positions. I'm just highlighting some of them who happen to be French.